हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा टेस्ट 2 के सॉल्यूशंस के बारे में कि आपका जो डिप्लोमा का जो टेस्ट हुआ है इस संडे, उसके जो क्वेश्चंस थे उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। और आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो नेक्स्ट संडे को होगा, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। वो जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है वो फुल लेंथ होगा, मतलब 40 मार्क्स आपके नॉन टेक के, 80 मार्क्स का जो है टेक्निकल है वो पूरा का पूरा 120, जैसे आपका ओरिजिनल जो पेपर का वेटेज होता है, ओरिजिनल जो पेपर का पैटर्न होता है उसी पैटर्न पर वो पेपर होगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी पोर्टल पर, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। एक्चुअल में क्या है, ये पहली बार हो रहा था पोर्टल पे, आपको जैसा पता है फर्स्ट टाइम पोर्टल हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ दिक्कतें हैं अभी। जैसे एक तो उसमें जो पेपर है उस पेपर को अगर कोई बच्चा देखना चाहता है फिर से, है ना, तो उसको क्या है, पूरा पेपर शो नहीं हो रहा है ना, तो वो पूरा पेपर भी शो होने लग जाएगा। डेवलपर से बात कर लिया, वो सही कर देंगे उसे और वो पूरा पेपर देख सकते हैं बच्चे। दूसरा क्या होता है कि जो रैंकिंग वगैरह का जो सिस्टम है उसमें भी बच्चों को डाउट है थोड़ा सा, कि समझ में नहीं आ रहा है कि टॉपर्स के मार्क्स कितने, उसके खुद के कितने हैं। तो उसके लिए भी मैंने रैंक की लिस्ट बना के आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दी है, तो उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर कोई दिक्कत लगेगी तो उसे हम धीरे धीरे सही कर लेंगे ना। और एक सबसे बड़ा इशू जो आप मान सकते हो इन चीज़ों के अलावा वो ये है कि एक्सेप्ट करने का रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट करते हो पेपर की, फिर एक्सेप्ट होने में टाइम लग रहा है, तो वो भी डिले हो रहा था सिस्टम की वजह से। तो वो भी नेक्स्ट टाइम वो डिले नहीं होगा, उसके लिए हम प्रिपेयर रहेंगे और उसका जो सॉल्यूशन है वो बेटर सॉल्यूशन कर लेंगे कि आपको ऐसी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट की। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म ऑन बिटुमिन। मतलब आपके पास में जो ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा है जो आपके नहीं किया जाता है बिटुमिन पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, लॉस एंजल्स जो टेस्ट होता है ये नहीं परफॉर्म किया जाता है किस पर, बिटुमिन पर। ये आपके एग्रीगेट वगैरह स्टोन वगैरह है उन पर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द टेस्ट कंडक्ट टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर सोल्यूबल मैटर इन सैंपल्स ऑफ स्टोन। ये स्टोन में कि आपकी जो भी चीज़ें, कोई भी चीज़ मतलब अगर सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल है, तो उसको अगर टेस्ट करना है तो उस टेस्ट का नाम क्या है ना। वाटर सोल्यूबल अगर कोई मैटर है स्टोन में तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा होता है, स्मिथ परीक्षण या स्मिथ टेस्ट होता है। स्मिथ टेस्ट का में करना क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि एसिड टेस्ट और स्मिथ टेस्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। स्मिथ टेस्ट में आप अपने स्टोन है उस स्टोन को पानी में घोलते हैं, और अगर कोई स्टोन में ऐसी कोई चीज़ है ना, जो पानी में घुल सकती है तो पानी में घुल जाती है, पानी को गंदा कर देती है ना। जबकि आपके एसिड जो टेस्ट होगा, एसिड टेस्ट में क्या स्पेशल बात है, एसिड टेस्ट में हम क्या करते हैं, एसिड टेस्ट का जब परीक्षण किया जाता है तो उस एसिड टेस्ट में जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट है उस कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति का परीक्षण करते हैं एसिड टेस्ट में। तो ये दोनों में फ़र्क है, थोड़ा कन्फ्यूजन जो होता है वो यहाँ से क्लियर करना और ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो ग्रेनाइट है वो किसका एग्जाम्पल है, तो ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस जो रॉक होती है उसका एग्जाम्पल है ये। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाता है इग्नियस रॉक के और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो डोलेमाइट हो गया, डोलेराइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, तो ये सभी भी क्या है, इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल। इग्नियस में भी 3 अलग अलग टाइप होते हैं, प्लूटोनिक हो गया, हाइपर बेसाल्ट वगैरह हो गया, तो उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका, द डायमेंशंस फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक्स आर गिवन इन। मतलब जो ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स क्ले ब्रिक्स जो बनाई जाती हैं उनकी जो डायमेंशंस होती है वो डायमेंशंस के बारे में स्पेशली कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता दूं, इसका जो कोड होता है स्पेशली ये होता है आपका बी। कौन सा बी ऑप्शन सर करेक्ट है, IS 6165 जो है आपका 1971 ये आपका कोड है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आपका, गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन। आपसे पूछा गया है कि गुड ब्रिक जो अर्थ होती है उसमें आपके एल्यूमिना कितना होता है, तो ऑप्शंस के हिसाब से जो एल्यूमिना आपके प्रेजेंट होगा वहाँ पर वो एल्यूमिना होता है आपका 20 to 30%। चलिए नेक्स्ट है आपका, एल्यूमिना और सीमेंट के कंपोजिशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनके कंपोजिशन याद रखना है आपको हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ऑटोक्लेव टेस्ट, यानी ऑटोक्लेव टेस्ट जो है वो क्यों किया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट पर, किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है एक्सपांशन या प्रसार को ज्ञात करने के लिए, जांच करने के लिए, परखने के लिए। एक्सपांशन का मतलब आप ये समझते हो साउंडनेस के लिए। एक तो होता है ऑटोक्लेव, एक होता है आपका दूसरा होता है लेचेटेलियर। तो लेचेटेलियर किया जाता है लाइम के लिए, जबकि ऑटोक्लेव किया जाता है लाइम और मैग्नीशिया दोनों के लिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका, द मेजर कंपाउंड इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्ट्रेंथ। यानी आपसे पूछा गया कि जो सीमेंट होती है OPC जो सीमेंट है उसमें जो आपकी स्ट्रेंथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है। तो मैंने बोला था स्ट्रेंथ के लिए 2 ही रेस्पॉन्सिबल, एक छोटे भैया एक बड़े भैया है, यानी एक तो C3S एक C2S, ये दोनों के दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रेंथ के लिए। तो C2S C3S के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट के लिए आपके कौन सा टेस्ट आप करते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो मित्रों स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में याद रखना, आपसे जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिखा हुआ है यहाँ पर। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको सीमेंट की निकालनी है तो आपका करेक्ट आंसर होता है ले चेटेलियर फ्लास्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ले चेटेलियर फ्लास्क और ले चेटेलियर मेथड में थोड़ा सा फर्क है। ले चेटेलियर फ्लास्क तो हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट के लिए, जबकि ले चेटेलियर जो होता है वो होता है किसके लिए, अभी मैंने बताया था ऑटोक्लेव और ले चेटेलियर किया जाता है साउंडनेस के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम, मतलब टिम्बर की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम किस डायरेक्शन होती है उसके ग्रेन्स की। तो पैरेलल टू द ग्रेन, ग्रेन जो है उस ग्रेन के पैरेलल जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये इंपॉर्टेंट है। जबकि प्लाईवुड जो होता है, प्लाईवुड में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लाईवुड इस तरह से बनाया जाता है कि दोनों तरफ जो स्ट्रेंथ है उसकी वो क्या हो, सही हो यानी हाई हो। नेक्स्ट है फिर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ व्हीकल फॉर अ पेंट, यानी पेंट में व्हीकल की तरह कौन परफॉर्म करता है, व्हीकल की तरह कौन कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो व्हीकल का जो काम है वो कौन करता है, व्हीकल का काम करता है अलसी का तेल। कौन करता है, अलसी का तेल, रिसेंट ऑयल जिसे हम कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि तारपीन का जो तेल होता है टर्पेंटाइन, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है थिनर का। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, इन अ जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसीडर, यानी जियोडेटिक सर्वे जब किया जाता है उस जियोडेटिक सर्वे में अर्थ के सरफेस को कैसा कंसीडर करते हैं हम कंसीडर करते हैं कर्व। कैसा कंसीडर करते हैं, कर्व, यानी कर्व टाइप का हम कंसीडर करके चलते हैं जियोडेटिक में। जबकि प्लेन जो होता है उस प्लेन में क्या होता है, हम कैसा मान के चलते हैं, हम हॉरिजॉन्टल मान के चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज टू सेट राइट एंगल्स, यानी राइट एंगल्स जो है अगर आपको सेट करना है उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं लेना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा लेना है ना, तभी तो नहीं पता कर सकते हो आप। तो देखो प्रिज्मेटिक जो है इससे आप एंगल मेजर कर सकते हो, क्रॉस स्टाफ से आप मेजर कर सकते हो एंगल, थियोडोलाइट से एंगल मेजर, लेकिन प्लेन टेबल जो है इससे एंगल मेजरमेंट ही नहीं किया जाता है, एंगल मेजरमेंट डिवाइस नहीं है ये। तो यानी इसका ये आंसर हो जाएगा बी, कि प्लेन टेबल है इसका आप यूज नहीं करते हैं एंगल मेजरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका हो जाता है, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन is found as 35 degree 45 minute if the declination is 3 degree 45 minute ईस्ट द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन। मतलब आप अगर इसको समझने का प्रयास करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक बियरिंग है एम बी वो है आपके पास में 35 डिग्री 45 मिनट। अब आपके डिक्लिनेशन जो होता है जिसको आप अल्फा बी लिख सकते हैं, डिक्लिनेशन आपके पास में दिया हुआ है 3 डिग्री 45 मिनट ईस्ट। ईस्ट का मतलब मित्रों पॉजिटिव होता है, कैसे पता चला ये ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया गया। ईस्ट में ई जो है इस ई में छिपा है पॉजिटिव। अगर मुझे ट्रू बियरिंग यानी कि टी बी निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे मैग्नेटिक बियरिंग यानी कि 35 डिग्री 45 मिनट जो है इसमें क्या करना होगा, मुझे जोड़ना होगा 3 डिग्री 45 मिनट को। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ तो जोड़ने पर आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आने वाला है मित्रों, आंसर आएगा मित्रों 39 डिग्री 30 मिनट आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट्स, यानी रेसिप्रोकल लेवलिंग वो किसको खत्म कर देती है। तो रेसिप्रोकल जो लेवलिंग है वो खत्म कर देती है आपके कोलिमेशन एंड कर्वेचर को, साथ ही साथ में इसको पूरा का पूरा खत्म कर रही है। लेकिन रिफ्रैक्शन जो है इसको पार्शियली यानी कि पूरा नहीं करती है, पार्टली करती है, यानी कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा ना होकर के कुछ ही पार्ट इसका खत्म होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बाई पार्ट्स में पूछ लेते हैं, कई बार रिफ्रैक्शन के बारे में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। रेडियस ऑफ विजिबल होरिजन फ्रॉम टॉप ऑफ अ 134 मीटर लाइट हाउस, यानी कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया था, अगर पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर आप कैसा मान के चलते कर्व टाइप में मान के चलते जियोडेटिक में, तो अगर आपका यहाँ पर कोई लाइट हाउस बना हुआ है तो इस लाइट हाउस को अगर कोई देख रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई इंसान खड़ा होकर देख रहा है तो उसको लाइट हाउस कितनी पर्टिकुलर इसकी हाइट होगी, और इस हाइट से अगर वो कोई देख रहा है तो ये कितनी डिस्टेंस डी डिस्टेंस है जहाँ से ये देख सकता है इस लाइट हाउस को। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जब यहाँ पहुँच जाएगा, जब यहाँ से ये देखेगा तो इसको ये लाइट हाउस दिखना बंद हो जाएगा, ना। तो यही है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, तो विजिबल होरिजन का क्वेश्चन होता है। अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आपको ऑलरेडी पता होगा, एक फॉर्मूला है कि H इक्वल टू 673 डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर H जो है, H बताता है कि जो आपका ये टावर लगा हुआ है या जो भी लाइट हाउस है उसकी हाइट है, ठीक है, ये होती है आपकी मीटर में, और जो D है ये बताता है डिस्टेंस को, ये होती है मित्रों किलोमीटर में। अब जो भी आपके पास हो सकता है, कई बार D दे देगा तो D की वैल्यू पुट करना, अगर H दे दे तो H की वैल्यू पुट करना। अब यहाँ पर H दिया हुआ तो यहाँ 134 रखना,
और ये डी की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा, डी इक्वल टू 134 अपॉन 0.0673। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपके पास में आ जाएगा 44.62 किलोमीटर के आसपास, यानी 44 के आसपास कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, द पर्पज ऑफ एलिडेड इन प्लेन टेबल सर्विंग, प्लेन टेबल सर्विंग में एलिडेड का क्या पर्पज होता है, तो एलिडेड जो होता है इसका काम होता है सीधा का सीधा साइटिंग का, कि वो साइटिंग करने का काम आता है, लक्ष्य को देखने का काम आता है एलिडेड, ठीक है। तो एलिडेड का भी याद रखना, एलिडेड भी दो टाइप के हो सकते हैं, दोनों का याद रखना। अगर आपको हॉरिजॉन्टल देखना है, आपको वर्टिकल साइटिंग नहीं चाहिए तो नॉर्मल एलिडेड, वरना टेलीस्कोप एलिडेड भी काम में लिया जाता है जब आपको इंक्लाइन साइटिंग लेनी हो या आपको वर्टिकल प्लेन में साइटिंग करनी हो, तो टेलीस्कोप भी यूज़ किया जाता है। DFCC IL में पूछा भी गया था और भी कई एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना। कंटूर लाइन क्रॉस वैली लाइन एट, तो कंटूर लाइन जो है ये वैली लाइन को क्रॉस करती है, या फिर आप ये समझ सकते हो कि कंटूर लाइन क्रॉस अ रिज और वैली लाइन एट, है ना। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ये 90 डिग्री का करेक्ट आंसर होगा, 90 डिग्री पर ये इसको कट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन ट्रेवर्स टेबल वेयर और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ट्रेवर्स एंड रिलेवेंट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आर टेबुलेटेड इन नोन एज, मतलब आपके जब ट्रेवर्स टेबल की बात की जाए, ट्रेवर्सिंग आप कर रहे हो, ट्रेवर्सिंग के लिए स्पेशल टेबल बनाई, उस स्पेशल टेबल में सभी के सभी डेटा को आप लिख रहे हो, रिलेवेंट कोऑर्डिनेट को लिख रहे हो, तो ये टेबल होती है, इस टेबल को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गैस टेबल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा, सिर्फ नाम याद रखना है, और अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो नाम के अलावा ये याद रखना कि गैस टेबल को जब बनाया जाता है इसमें क्या क्या स्टेप्स, मतलब पहले स्टेप में क्या करते हैं, क्या इंटरलिंगल को जोड़ते हैं, एक्शनल को जोड़ते हैं, कोऑर्डिनेट कब करते हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कब लिखते हैं, तो ये स्टेप्स भी ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्या है, ये स्टेप्स से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिडक्शन फॉर ओपनिंग इन मेजरमेंट ऑफ प्लास्टरिंग इज नॉट डन इफ द एरिया ऑफ ओपनिंग इज, मतलब जब आप प्लास्टरिंग कर रहे हैं तो प्लास्टरिंग के केस में आप डिडक्शन कब नहीं करते हैं, तो मित्रों जब आपका एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से क्या होगा, लेस होगा यानी कम होगा, तब डिडक्शन नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपका वैल्यू 0.5 से लेकर के 3 मीटर स्क्वायर तक चली गई है तो ये वन साइड डिडक्शन होता है, और अगर 3 मीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा होता है एरिया तो आपको क्या करना होता है, बोथ साइड डिडक्शन होता है। ये प्लास्टर के लिए है, ध्यान रखना, ये मेसनरी के लिए नहीं, ये प्लास्टर के लिए है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर आपका, द वैल्यू एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल इज कॉल्ड एट, विदाउट बीइंग डिसमेंटल का मतलब क्या होता है कि मतलब आपको एक साथ में कोई चीज बेचनी है, कबाड़ बेचना है, लेकिन एक साथ में डिसमेंटल नहीं करना, विदाउट बीइंग डिसमेंटल, ध्यान रखना। जब एक साथ बेचा जाता है यानी कि ऑल मटेरियल को आप एक साथ बेच रहे हैं, ऑल का मतलब क्या, साल में साउंड आता है ऑल का, यानी साल, ऑल, सालवेज, यानी सालवेज वैल्यू कहा जाता है जब आप इसको एक साथ बेचते हैं तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज द पॉइंट एट विच चेंजेस इट्स साइन। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई बीम दिया हुआ है या फिर कोई स्ट्रक्चरल मेंबर दिया हुआ है जिसके अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं जो कि साइन चेंज करता है, साइन कैसे चेंज करता है, प्लस से माइनस में कन्वर्ट होता है या फिर माइनस से प्लस में कन्वर्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें प्लस से माइनस कन्वर्ट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, जो पॉइंट कट करता है इस एक्सिस। तो ये हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बी, ओ सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, या एक और है इसमें, अगर किसी स्ट्रक्चरल मेंबर की अगर किसी स्ट्रक्चरल मेंबर का इलास्टिक कर्व अगर शेप चेंज करता है तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए रेक्टेंगुलर बीम 1.5 टाइम्स, इसका 1.5 टाइम्स होता है। जो टो मैक्सिमम या फिर क्यू मैक्सिमम बोल लीजिए, ये होता है 3/2 ऑफ टो एवरेज। तो एवरेज जो शियर स्ट्रेस होता है इसका 1.5 टाइम्स होता है। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन क्या होगा, मैंने आपको बताया हुआ है, म्यू से जिसको डिनोट करते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो में लेटरल स्ट्रेस माइनस होता है, लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। और अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर बात करें, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो गामा अपॉन या फिर सिग्मा स्ट्रेस अपॉन अपसाइलन, जो इसकी विकृति होती है या फिर इसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन या फिर स्ट्रेन बोलते हैं। बल्क मॉड्यूलस क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस, बल्क मॉड्यूलस डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ऐसे ही सेम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जी जो है, जी को कैसे लिखते हैं, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन,
मैक्सिमम शियर स्ट्रेन अकर्स ऑन, सर्वाधिक अपरूपण विकृति कहां पर होती है? देखिए 45 डिग्रीज विद द प्रिंसिपल प्लेन, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 45 डिग्री के ऊपर। अगर देखिए ये आपको कोई दिया हुआ है, कोई प्लेन, जब ये आपको कोई स्ट्रक्चरल मेंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन जो है यहाँ से इससे 45 डिग्री के ऊपर, या फिर 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री के ऊपर, 135 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन मिलेगा अपने को। नेक्स्ट, वेरी लॉन्ग कॉलम फेल्स इन, वेरी लॉन्ग कॉलम जो होते हैं वो कहाँ पर फेल होते हैं, किसकी वजह से फेल होते हैं? बकलिंग की वजह से। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा बी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम के लिए ग्रेटर देन 120 होता है लैम्डा, जो स्लेंडरनेस रेशियो जो वो ध्यान रखना। और जो शॉर्ट कॉलम जो है वो किस में फेल होंगे? क्रिपलिंग, जो सॉरी क्रशिंग में फेल होंगे, क्रशिंग में फेल होंगे शॉर्ट कॉलम्स। नेक्स्ट जो है बोथ एंड अगर फिक्स हैं, बोथ एंड अगर फिक्स हैं, बोथ एंड अगर फिक्स हैं तो इसके अंदर आयलर लोड कैलकुलेशन के लिए इसकी इफेक्टिव लेंथ जो है, इफेक्टिव लेंथ कितनी लेंगे? एल इफेक्टिव जो हो जाएगी वो हो जाएगी L/2, L/2 हो जाएगी। तो ध्यान रखिए इसके अंदर L कितनी दी हुई है अपने को? 20, तो 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 10 मीटर। 10 मीटर कौन सा ऑप्शन है? सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 10 मीटर। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा हुआ आपसे किसके ऊपर? अगर कोई कैंटिलीवर है जिसके ऊपर यूडीएल लग रहा है, यूडीएल लग रहा है W यूनिट पर लेंथ का, W यूनिट पर लेंथ का, तो इसके अंदर देखिए आपको पूछा गया है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा कहां पर? फ्री एंड के ऊपर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा यहां पर। तो ये यहां पर कितना हो जाएगा? मैंने आपको बताया हुआ है कैंटिलीवर, कैंटिलीवर अगर इसके अंदर यूडीएल है तो WL की पावर 4 डिवाइड बाई 8 EI, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग द शियर स्ट्रेस इन द टॉप फाइबर। शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया हुआ है कि पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक होता है जिसके अंदर देखिए क्या होता है कि सेंटर के ऊपर तो मैक्सिमम होता है और जो टॉप फाइबर्स और जो बॉटम फाइबर्स हैं इनके ऊपर 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस का पूछा आपको, कहाँ पर पूछा है? टॉप फाइबर के ऊपर, टॉप फाइबर के ऊपर कितना हो जाएगा? 0। अगर मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम कितना हो जाता? 0, जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 29, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान L एंड लोड P एक्टिंग एट द फ्री एंड। कैंटिलीवर बीम दिया हुआ आपको जिसके ऊपर P लोड लग रहा है, कहां पर? फ्री एंड के ऊपर। बेंडिंग मोमेंट पूछा हुआ है, द बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड विल बी, यहां पर बेंडिंग मोमेंट पूछा हुआ है। तो यहां पर देखिए बेंडिंग मोमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि अगर यहां पर कोई फोर्स लग रहा है, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी सेक्शन के ऊपर या फिर किसी पॉइंट पर, उसकी किसी पॉइंट पर अपने को बेंडिंग मोमेंट निकालना है और किसी पॉइंट पर अगर लोड लग रहा है तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वो अपने को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब फ्री एंड के ऊपर ही लोड लग रहा है और फ्री एंड के ऊपर ही बेंडिंग मोमेंट पूछा हो, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कितनी होगी? 0। तो फोर्स P जो है, P को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा A, 0 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ए बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन टू और जो सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर देखिए यहां पर अगर मैं इसके ऊपर सपोर्ट्स लगाता हूं मोर देन 2, ये 2 से ज्यादा मैंने 3 सपोर्ट्स ले लिए, तो ऐसा बीम मैंने आपको बताया हुआ क्लासिफिकेशन के अंदर इसको कॉन्टिन्यूअस बीम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, फुल फॉर्म ऑफ RBC। तो RBC जो होता है, इस RBC की आपको फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। अब RBC की अगर फुल फॉर्म आप देखते हैं, ऑप्शंस हैं तो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना, हमने पढ़ा है RB के बारे में ना, रेनफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट के बारे में हमने पढ़ा है, सिलेबस में भी है ये आपको जैसा कि पता होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा आपका D, यानी कि रेनफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट। अब यहाँ पर ध्यान रखना 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है रेनफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट, एक होता है रेनफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट। ध्यान रखना, तो ऑप्शन नंबर A है, A इसका गलत है, रेनफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट ना होकर के रेनफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट होगा, ठीक है ना। तो इसका भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका, फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड M50 द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी नियरली, यानी कि आपको फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ बतानी है M50 की। तो M50 की अगर आप निकालनी है तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ FCR का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या? 0.7 अंडर रूट FCK। तो अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, अंडर रूट में आप रखते हैं किसको? 50 को, यहाँ रखते हैं 0.7 को, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप क्या करेंगे?
इस 50 को हम 49 मान लेते हैं एक बार, 49 यानी 7 आएगा यहाँ से, यानी लगभग 7 यहाँ से आने वाला है और 7.7 यानी 4.9 के आसपास ऑप्शन आएगा। तो 4.9 के हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप विदाउट कैलकुलेटर इस तरह से आप अप्रोक्सीमेटली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 33, इन डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज। इन टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो कितनी लेकर के चलते हैं। अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ लेके चलते हैं 10% के आसपास या 15% के आसपास, 10 से 15% के बीच में हम लेके चलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की, ठीक है। अब ये 10 या 15% टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की होती है, लेकिन डिज़ाइन जब हम करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन, तो डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि डिज़ाइनिंग के केस में हम इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम नगण्य मानते हैं, यानी इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं या इसको हम 0 मान लेते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे क्या है, नोट आंसर होगा, नन ऑफ द अबव होगा। आंसर अगर यहाँ पर 0 होता तो वो 0 आंसर क्या होता, 100% करेक्ट होता, लेकिन 0 ऑप्शन में नहीं, इसलिए नन ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। समझ गए ना। अगर यहाँ पर ये डिज़ाइन नहीं होता, डिज़ाइन शब्द नहीं होता क्वेश्चन में, तो मैं इसका आंसर 10% में बोल सकता था, 10% या 15% बोल सकता, लेकिन डिज़ाइन है तो ये 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, reinforced concrete beam section in which the steel reaches yield strain at load lower than the load at which the concrete reaches failure strains are। यानी यहाँ पर ऐसा बोला गया है, स्टील जो है, स्टील रीचेज यील्ड, यानी यील्डिंग हो रही है स्टील की किसी पर्टिकुलर स्ट्रेन पर, लोअर देन द लोड एट द कंक्रीट, यानी कंक्रीट से पहले। तो यानी अगर कंक्रीट से पहले स्टील फेल हो रहा है तो ये कौन सा सेक्शन होगा, ये आपका सेक्शन होगा अंडर रेनफोर्स। मैंने कहा था अगर आपका जो स्टील है, अगर स्टील की मात्रा कम है, अगर जो कम होता है वो पहले फेल होता है, अगर स्टील कम है यानी कि स्टील पहले फेल हो रहा, स्टील अगर कम है यानी अंडर है, स्टील क्या है, अंडर है यानी कम है, तो ये अंडर रेनफोर्स हो गया। अगर स्टील ज़्यादा होता तो पहले फेल कंक्रीट होता, कौन फेल होता, कंक्रीट को, कंक्रीट कम है यानी कि वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन आपका होता, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका ए स्पेस, द स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप इन अ बीम। तो स्पेसिंग जो होती है वो कितनी होती है, आपसे पूछा गया है कहाँ कहाँ पर कितनी होती है, यानी डिपेंड करती है, नहीं करती है, अगर करती भी है तो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो याद रखना जब आपके ऐसे कोई बीम बना हुआ है अगर आपके, ठीक है, यहाँ अगर कोई मैं बीम बना रहा हूँ, यहाँ पर इसके सपोर्ट्स बने हुए हैं, तो देखो मित्रों जो शेयर फोर्स है उस शेयर फोर्स की वैल्यू, यहाँ जो सपोर्ट हैं इस पर शेयर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है एज कंपेयर आपके सेंटर, है ना। तो सेंटर पर ये वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अगर सेंटर पर शेयर फोर्स कम है और सपोर्ट पर ज़्यादा है, सपोर्ट पर अगर शेयर फोर्स ज़्यादा है, शेयर स्ट्रिप्स आपको यहाँ रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पर क्या है, पास आपको प्रोवाइड करनी होगी ना। तो यानी कि उसके बीच की स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग सपोर्ट्स के ऊपर डिक्रीज होती है, यानी कि सपोर्ट्स पर आपको पास में आपको यहाँ पर शेयर स्ट्रिप्स आपको लगानी होंगी, ताकि आप क्या कर सकें, रेनफोर्समेंट जो है अगर वहाँ पर सही लगाते हैं तो शेयर फोर्स को रेजिस्ट कर पाए सही तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब ये सेम कंसेप्ट, ये सेम क्वेश्चन 4 या 5 तरीके से पूछा जाता है। कि ये भी पूछा जाता है कि जब आप सेंटर से लेकर सपोर्ट की तरफ जाते हैं, सेंटर से सपोर्ट की तरफ चलते हैं तो आपकी स्पेसिंग इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बेसिक वैल्यू ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पान अप टू 10 मीटर कैंटिलीवर है और 10 मीटर तक का कैंटिलीवर है। इफेक्टिव स्पान और डेप्थ का आपको वैल्यू बतानी है, L/D रेशियो बताना है। तो L/D जो रेशियो है 3 बताए थे मैंने, 7, 20 और 26। 7 कैंटिलीवर के लिए, 20 सिंपली सपोर्टेड और 26 कंटिन्यूस के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगी, 7 वैल्यू आने वाली है। ध्यान रखना ये आपके 1 वे स्लैब और बीम के लिए ही एप्लीकेबल है, 2 वे के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ए सिंपली सपोर्टेड बीम शैल बी, यहाँ पर आएगा डीप, है ना, डीप आएगा यहाँ पर, है ना, डीप नहीं आएगा, एम की जगह पी आएगा। तो डीप टू बी डीप बीम व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन, यानी आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया कि इफेक्टिव स्पान आपके और आपके ओवरऑल डेप्थ यानी L/D, यहाँ पे ध्यान रखना कैपिटल डी बोल रहा हूँ मैं, स्मॉल डी नहीं बोल रहा हूँ, यानी कि आप ओवरऑल डेप्थ इफेक्टिव नहीं है, इसका रेशियो कितना होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड में। तो सिंपली सपोर्टेड के केस में इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2, और अगर कंटिन्यूस का आंसर होता तो कंटिन्यूस में आती कितनी, 2.5। ध्यान में अगर कंटिन्यूस बीम होता तो वैल्यू आती है 2.5, और अगर आपका सिंपली सपोर्टेड होता तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू आती है 2। दोनों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिर आपका, इन केस ऑफ 2 वे द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ स्लैब, यानी जब आप 2 वे की बात करते हैं, 2 वे स्लैब की बात करते हैं, 2 वे स्लैब में लिमिटिंग जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन आप किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका फंक्शन होता है, शॉर्ट का या लॉन्ग का। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर 2 वे है, यानी कि इस तरह का अगर कोई बना हुआ है जहाँ पर ये मान लीजिए LX है और ये आपका LY है, तो आपका लॉन्ग स्पान जो है अपॉन शॉर्ट स्पान है उसका आप रेशियो लेकर के आप चेक करते हैं कि ये 1 वे है या 2 वे है। अगर 2 वैल्यू आ रही है, 2 से कम आ रही है तो उसे आप 2 वे कहते हैं। तो 2 वे के केस में आप अब यहाँ पर LX लेंगे या LY लेंगे L/D की वैल्यू में, तब वो क्वेश्चन है, तो आप हमेशा लेते हैं शॉर्ट स्पान। तो ये किसका फंक्शन होता है, मुख्य रूप से ये फंक्शन होता है शॉर्ट स्पान का। किसका फंक्शन होता है, शॉर्ट स्पान का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्रॉप पैनल इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन, यानी ड्रॉप पैनल जो है ये किसका हिस्सा है, फ्लैट स्लैब का है, फ्लैट प्लेट का है, ग्रिड फ्लोर का है, स्लैब बीम सिस्टम का है, तो ये फ्लैट स्लैब का हिस्सा है, उसका एक पार्ट है, किसका पार्ट है, फ्लैट स्लैब का, ड्रॉप पैनल। अभी ड्रॉप पैनल क्यों प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ प्रोवाइड किया, ये स्लैब में प्रोवाइड किया जाता है, जब आपका जो कॉलम है, ये कॉलम जब आपके स्लैब से कनेक्ट किया जाता है तो उस कनेक्शन के टाइम पे ये प्रोवाइड किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रोवाइड किया, थिकन पार्ट होता है यहाँ पर, वो होता है ड्रॉप पैनल। क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये शेयर को क्या है रजिस्ट कर सकते हैं ना, शेयर को रजिस्ट कर सके, इसलिए ये प्रोवाइड किया जाता है, देखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ भी लेते हैं कि क्यों प्रोवाइड करते हैं ना, शेयरिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द हील स्लैब इन कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, यानी हील, अब आपसे रिटेनिंग वॉल का क्वेश्चन आ चुका है कि सिलेबस में रिटेनिंग वॉल भी है, रिटेनिंग वॉल से क्वेश्चन बनते हैं, और खास करके ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि जो रिटेनिंग वॉल होती है कितनी हाइट तक कौन सी रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करते हैं, उसमें रेनफोर्समेंट कहाँ होता है, खास करके जो आपकी कैंटिलीवर जो है इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो कैंटिलीवर में रिटेनिंग वॉल के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका जो डायग्राम बनाया जाता है उस डायग्राम का अगर आप इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से, अगर आपके यहाँ पे ये फिलिंग इस तरफ है, फिलिंग इस तरफ है, यानी कि यहाँ से लोड लगने वाला है, लोड लगेगा तो ये डिफ्लेक्ट कैसे होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, टेंशन का आएगी इस फ्लोर पर, इस तरफ आएगी इस फेस पर, यानी कि जो स्टीम होता है, इस स्टीम का आपका कौन सा जो इंटरनल फेस है उस इंटरनल फेस पर आने वाली है, यहाँ पर ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा, यानी यहाँ पर गाइस टॉप फेस पर आपका जो टॉय है वो टॉय बाहर की तरफ है, अब वो कैसे घूमेगा, वो ऐसे घूमेगा, है ना, ऊपर की तरफ घूमेगा इस तरह से, है ना, डायग्राम में रफली बना रहा हूँ, पढ़ाया था तब अच्छे से बताया था। तो यहाँ पर टेंशन का है बॉटम में, यानी कि आपके टॉय में बॉटम में आप लगाते हो स्टील क्यों, क्योंकि टेंशन बॉटम में आ रही है। हील में कहाँ लगाते हो, टॉप सरफेस पर, क्यों, क्योंकि टॉप पर टेंशन आ रही है। यहाँ पर कहाँ लगाते हो, इंटरनल सरफेस पर या इंटरनल फेस पर, ठीक है, जहाँ टेंशन आती है वहाँ पर रेनफोर्समेंट लगाया जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द क्रॉप वाज ग्रोन बाय ए फ्यू सेंटीमीटर्स, मतलब आपने क्या किया कि शोइंग करी, जैसे कोई क्रॉप बोई आपने, कोई फसल बोई, उसके बाद में कुछ सेंटीमीटर्स तक पौधा जो है अपनी हाइट ले चुका है। इसके बाद में क्या होता है, जो फर्स्ट वाटरिंग करेंगे अपन, पहला पानी जो सिंचाई के थ्रू दिया जाएगा उसको बोलते हैं कोर वाटरिंग, ये मैंने आपको बताया हुआ है। और जितना टाइम के लिए दिया जाता है ये वाटर, इसको बोलते हैं कोर टाइम। और जितना वाटर अप्लाई किया जाता है, जितना वाटर की डेप्थ होती है उसको बोलते हैं कोर डेप्थ, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, an isoheight is a line joining place of, an isoheight is a line joining place of, तो इसका आंसर है इक्वल रेनफॉल। जहां पर इक्वल रेनफॉल के पॉइंट्स हैं, अगर इन सबको अगर ऐड कर देते हो और एक ही लाइन पर आ जाते हैं तो इस लाइन को बोलेंगे आइसोहाइट्स। और अब देखिए इसमें एक स्नोफॉल का हो रहा है, स्नोफॉल का अगर इक्वल स्नोफॉल के पॉइंट्स हैं तो इनको अगर मैच करते हो तो इनको बोलेंगे आइसोनेफ। ये मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है, काफ़ी सारे एक टेबल बताई हुई है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। यूनिट हाइड्रोग्राफ थियरी वाज इनिशिएटेड बाय, यूनिट हाइड्रोग्राफ की थियरी जो है वो किसने दी थी, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ की जो बेसिक थियरी जो थी वो दी थी लेरॉय के शेरमन ने। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार जो जेई की एग्जाम है उसके अंदर पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट कि किसकी खोज किसने करी थी। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लाइसिमीटर इज यूज फॉर, लाइसिमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, मैंने डायरेक्ट आपके नोट से क्वेश्चन है, देखिए इवेपो ट्रांसपायरेशन के लिए, इवेपो ट्रांसपायरेशन के लिए जो मेथड्स है उनमें एक था लाइसिमीटर, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब है कि आपने कितनी डेप्थ जो है वाटर के अंदर अप्लाई करी है ड्यूरिंग इट्स बेस पीरियड। ये ध्यान रखना कि बेस पीरियड के ड्यूरिंग आपने कितना वाटर अप्लाई किया जो कि कितनी डेप्थ कवर कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्म्स आर प्रोवाइडेड इन कैनाल इफ, बर्म्स कब प्रोवाइड किए जाते हैं, इफ दीज आर कब प्रोवाइड किए जाते हैं कैनाल के। अब देखिए कैनाल के ऊपर होता क्या है कि आप एक ऊपर एक हॉरिजॉन्टल एक एम्बैंकमेंट लगाया जाता है ताकि जो आसपास की मिट्टी जो है वो कटे ना। अब ये क्या होता है कि बारिश की वजह से कट करके वापस आ जाती है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल पट्टी लगाई जाती है। और हॉरिजॉन्टल पट्टी जो है वो पार्टली तो एक्सकेवेशन, आंशिक रूप से तो खुदाई में लगाई जाती है और पार्टली ही वो एम्बैंकमेंट के अंदर लगाई जाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है पार्टली इन एम्बैंकमेंट एंड पार्टली इन एक्सकेवेशन, ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ कैन वी कंट्रोल द वाटर लॉगिंग इन एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर वाटर लॉगिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो ऑप्शन है इसके बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, उल्टा है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कम करके कर सकते हैं। बाय लाइनिंग ऑफ कैनाल्स, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाय क्लोजिंग द नियर बाय नेचुरल ड्रेन्स, नियर बाय नेचुरल ड्रेन्स जो उनको अगर क्लोज कर दोगे तो वाटर जो है वो ज्यादा स्टोर होने लग जाएगा, जबकि अपने को क्या करनी है, नेचुरल ड्रेन्स जितनी भी हैं उनको ओपन करना है। और अवॉइडिंग द क्रॉप रोटेशन, अब क्रॉप रोटेशन ये अवॉइड करके तो अपन वाटर लॉगिंग कम नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉप रोटेशन एक मेथड होता है वाटर लॉगिंग को एलिमिनेट करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इज कॉल्ड मेजर प्रोजेक्ट इफ द कल्चरेबल कमांड एरिया। अब देखिए कल्चरेबल कमांड एरिया के अंदर मेजर प्रोजेक्ट जो है, अगर एरिया आपको 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा हो, ग्रेटर देन अगर 10,000 हेक्टेयर हो तो इसको बोलेंगे मेजर। और अगर स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए देखिए लेस देन 2,000 हेक्टेयर, और मीडियम के लिए 2,000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के बीच में इसका एरिया होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसिस रेजिन थ्योरी वाज डेवलप्ड आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्चिंग। ये मैंने आपको एक कहानी भी बताई थी कि इंडिया के अंदर जो एक साइट थी जिसके ऊपर लेसी, कैनेडी आए पहले, कैनेडी के बाद में फिर लेसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी क्रॉप टाइम ऑफ ग्रोइंग चिकपीज जो चने के उगाने का समय है वो रबी की क्रॉप का शोइंग टाइम जो होता है वो है सितंबर टू अक्टूबर, ये इसका ध्यान रखना, सितंबर टू अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बी इक्वल टू 100 डे एंड डी इक्वल टू 1400 हेक्टेयर पर क्यूमेक देन डेल्टा विल बी। अब देखिए इनके बीच में मैंने एक रिलेशन बताया था, D इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा। अब आपने को डेल्टा पूछा, यहाँ पर देखिए D जो है वो मीटर के अंदर होता है, डेल्टा सेंटीमीटर के अंदर होता है, और ये B जो है D जो है इसकी यूनिट देखिए हेक्टेयर पर क्यूमेक होती है, हेक्टेयर पर क्यूमेक, और जो डेल्टा होगा वो मीटर के अंदर और B जो है डेज के अंदर। अब ये इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे, यहाँ से डेल्टा जो आएगा वो मीटर के अंदर आएगा, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 61.71 सेंटीमीटर। इसका कैलकुलेशन करोगे 61.71 सेंटीमीटर। अब ए रेन गेज शुड बी प्रिफरेबल बी फिक्स्ड, वर्षा मापी यंत्र को कहाँ लगाना चाहिए ताकि वो अच्छे से रीडिंग दे पाए। अच्छे से रीडिंग कहाँ पर दे पाएगा, देखिए अगर कोई आसपास बिल्डिंग है तो इसके आसपास बिल्डिंग है तो रेनफॉल जो है वो एग्जैक्ट जो है वो अमाउंट उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। अगर पेड़ के नीचे लगा दिया तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, अगर क्लोज स्पेस के अंदर लगा दिया फिर जो है ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। अब तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इन एन ओपन स्पेस, आसपास के एरिया में जो लगाए हैं फ्लैट प्लेन के ऊपर, यहाँ पर जैसे अगर रेन गेज लगाया तो इसके आसपास कुछ नहीं होना चाहिए ताकि ये करेक्ट रीडिंग्स दे सके। ट्रांसपायरेशन अकर्स ओनली लिखा है इसके अंदर। अब ट्रांसपायरेशन होता कैसे है, जैसे ये पत्ती है, ये मैंने आपको लीफ बताई थी, इसके ऊपर होता क्या है, स्टोमेटा होता है, ओपनिंग्स होती हैं, छिद्र होते हैं जिनको वो क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। इनके थ्रू क्या होता है, जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है, इसी को इस प्रोसेस को बोलते हैं वास्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपायरेशन। ये ओनली मेनली जो है ये डे के अंदर अकर होती है, दिन के अंदर होती है, क्योंकि दिन के अंदर जो है पौधों की जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, उनको जो प्लांट्स हैं उनको क्या मिलता है, सनलाइट मिलती है, जिससे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर पाते हैं। इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज, इनफिल्ट्रेशन रेट देखिए, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है कि अगर वाटर सॉइल मीडिया के अंदर पोर्स के थ्रू नीचे जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। अब ये इनफिल्ट्रेशन कितना हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है या फिर कम हो सकता है, किससे, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। अब देखिए मान लो इसके अंदर अगर 1 लीटर वाटर सॉइल मीडिया के अंदर जाने की कैपेसिटी है, 1 लीटर अगर आप ऊपर से डालते हो तो 1 लीटर कंज्यूम कर लेगा, तो इसकी कैपेसिटी से ज्यादा तो नहीं, कैपेसिटी से ज्यादा हुआ तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इक्वल टू और लेस देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू ग्रेविटी डैम व्हाट डू अर्दन डैम्स रिक्वायर। अर्दन डैम्स जो है ग्रेविटी डैम की तुलना में क्या रिक्वायरमेंट होती है उनकी, तो देखिए साउंड रॉक फाउंडेशन, जबकि नहीं, अर्थन डैम नाम से स्पष्ट है, अर्थन डैम के जो फाउंडेशन है वो अर्थ से बना होगा, जो अर्थ जो है सॉइल जो है वहां की जो लोकल सॉइल अवेलेबल होती है उससे बना होगा इसका बेस। लो स्किल्ड लेबर, हाँ ये बिल्कुल सही बात है,
अब अगर अर्थ के साथ में, सॉइल के साथ में वर्क करना है तो लो स्किल्ड लेबर भी चल जाती है, जबकि स्किल्ड लेबर जो है ग्रेविटी डैम बनाने के लिए, क्योंकि वहां पर जो फाउंडेशन है वो साउंड रॉक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए ग्रेविटी डैम में स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। और कॉस्ट जो है आपको पता है ग्रेविटी डैम की कॉस्ट ज्यादा आती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी होगा इसका। अब नेक्स्ट देखिए, डैश 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 इज एन द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन एजेंट होगा? तो ये होगा वाटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये मैंने आपको बताया हुआ है, सॉइल का जो लेक्चर है उसके अंदर बताया हुआ है कि वाटर से अगर कोई सस्पेंशन में रहती है सॉइल तो उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल, रनिंग वाटर के अंदर। अब ग्रेविटी के अंदर से, अगर ग्रेविटी की, देखो ये मैंने आपको बताया था कि माउंटेन से किसी वैली के अंदर जा करके अगर सॉइल कलेक्ट हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो इसको क्या बोलते हैं? कोलुवियल या फिर टेलस सॉइल। नेक्स्ट देखिए 57, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैक्सिमम की अगर बात करें तो ये होगा क्ले के लिए, क्ले के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्ले मिनरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्ले मिनरल। तो क्ले मिनरल मैंने आपको 3 बताए हुए थे, माउंट मोरेनोनाइट, इलाइट और काओलिनाइट। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा एलाइट। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, कैपिलरी एक्शन किस किस फोर्सेस की वजह से होता है? अधेशन और कोहेजन। अधेशन और कोहेजन कैसे होता है? ये आपकी कोई ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर देखिए क्या क्या अवेलेबल होगा। एक तो वाटर होगा। अब वाटर का जो मॉलिक्यूल है, एक तो वाटर के मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में आएगा, दूसरा ग्लास की सरफेस से। तो वाटर का वाटर के मॉलिक्यूल से संपर्क होना, इसको इस एक्शन को क्या बोलते हैं? कोहेजन। जबकि वाटर के मॉलिक्यूल का ग्लास की सरफेस से कांटेक्ट होना, इसको क्या बोलते हैं? अधेशन। तो ये दोनों की वजह से होता है, कोहेजन एंड अधेशन, दोनों की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। फुली सैचुरेटेड अगर सॉइल सैंपल है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो वॉइड्स के अंदर जो वाटर है वो कितना है? 100% है। जो वॉइड्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है किससे? वाटर से। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है ये एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है ये 1 भी हो जाएगा, किसके लिए? फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टफनेस इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज रेशियो ऑफ, टफनेस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, मतलब कि IT अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा IP अपॉन IF, IT इक्वल टू IP अपॉन IF। अब इसकी लिमिट के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 0 से लेकर के 3 तक। अब 0 से लेकर के 3 तक लिमिट आप सभी को पता होती है, लेकिन 1 2 3 मैंने लेक्चर में बताया था कि 1 से लेकर के 3 होती है किसके लिए? क्लेई सॉइल के लिए। मोस्ट ऑफ द सॉइल के लिए होती है, लेकिन क्लेई सॉइल के लिए अगर बात करें तो ये होगी 1 2 3। कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इंक्रीजेज व्हेन, इंक्रीजेज कब होगी? देखिए अब मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला बताया था 1 अपॉन गामा इंटू म्यू। तो अब देखिए इसके अंदर देखिए टेम्परेचर के डिक्रीज होने से नहीं, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीज, अगर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीज होती है तो कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? viscosity of fluid decreases. The triaxial test is usually carried out as अब ट्राइएक्सियल टेस्ट के मैंने टाइप बताए थे, उनके अंदर देखिए अनकंसोलिडेटेड ड्रेन्ड अपन क्या कर सकते हैं? कैरी कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कर सकते हैं, अनड्रेन्ड टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट करेक्ट जो क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर इज 1/3 एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज, तो अब आपने को दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है अपने को Cp दिया हुआ है और अपने को Ca निकालना, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है। तो ये Cp और Ca जो है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 1 होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि इन दोनों का अगर गुणा करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट जो है वो 1 आएगा। तो 1/3 इंटू Cp 1/3 इंटू Ca करेंगे तो यहाँ से Ca इक्वल टू 1 करेंगे तो Ca कितना आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेट लोड टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? अब देखिए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए नहीं, बिल्डिंग डैम्पनेस के लिए नहीं, थिकनेस ऑफ पेमेंट लेयर के लिए नहीं। हाँ ये करेक्ट आंसर है इसका, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है वो मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉइल हैविंग पार्टिकल ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज इज नोन एज, सेम साइज का अगर अप्रोक्सीमेटली सेम साइज है तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। अब इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत भी अगर चेंजेस हैं, मतलब कि लगभग हैं सेम ही लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस है तो उसको पुअरली ग्रेडेड।
और गैप ग्रेडेड के लिए क्या होता है कि एक साइज़ का अवेलेबल है, फिर कुछ साइज़ का नहीं अवेलेबल है, फिर दूसरे साइज़ का अवेलेबल है, फिर ऐसे करते करते वो अवेलेबल नहीं हो। वेल ग्रेडेड के अंदर क्या है कि कुछ पार्टिकल्स बड़े होंगे, कुछ पार्टिकल्स छोटे होंगे, इनका जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड। नेक्स्ट, द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाय, इफेक्टिव जो साइज है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि D10 से इसको डिनोट करते हैं। इन लिक्विड लिमिट टेस्ट द कैसाग्रांडे टूल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिक्विड लिमिट टेस्ट द कैसाग्रांडे टूल्स कट्स ए ग्रूव ऑफ, अब मैंने आपको ग्रूव बताया हुआ है कि एक जो गड्ढा सा बनाते हैं कैसाग्रांडे एपरेटस के अंदर, ताकि ये जो वापस से फिर जो अपने को मैंने एक एपरेटस का डायग्राम दिखाया था आपको कैसाग्रांडे का, उसके अंदर जैसे ही अपन उसका हैंडल होता है उसको घुमाते हैं तो ये ग्रूव जो है नंबर ऑफ ब्लोज लगाने के बाद में ये फिल हो जाता है। तो ये ग्रूव की जो साइज होती है वो होती है 12 mm, ये 12 mm होगी। ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ द ग्रुप इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज रिपोर्टेड एज, नेगेटिव वैल्यू अगर दी हुई है तो इसका क्या मतलब होता है कि इसको जीरो कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि जीआई की वैल्यू कभी भी नेगेटिव कंसीडर नहीं की जाती है। इसको अगर जीआई की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसको क्या बोलते हैं, जीरो इसको मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लो नेट में बी यूटिलाइज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, फ्लो नेट का यूज किस लिए किया जाता है? फ्लो नेट का देखिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ओनली, सीपेज प्रेशर ओनली, सीपेज ओनली, एग्जिट ग्रेडियंट ओनली, ये तीनों के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायलेटेंसी करेक्शन। जो डायलेटेंसी करेक्शन होता है वो डायलेटेंसी करेक्शन जो किया जाता है उसके बारे में क्वेश्चन है कि डायलेटेंसी करेक्शन के बारे में आपको पता होगा। एसपीटी जो टेस्ट होता है आपका, एसपीटी टेस्ट में जो एन वैल्यू रिपोर्टेड की जाती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप याद रखना डायलेटेंसी करेक्शन किया जाता है फाइन सिल्टी सैचुरेटेड सैंड के लिए। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे जो मेन बात है वो ध्यान रखना, ये सैचुरेशन वाला जो चीज़ है इसको याद रखना कि जब भी डायलेटेंसी करेक्शन की बात होगी तो वो हमेशा कब होगी, जब वहाँ पर क्या है वाटर की प्रेजेंस होगी तब ये किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका डीपीसी के बारे में कि जो डीपीसी है इस डीपीसी का मतलब क्या होता है, यानी कि आपसे नाम पूछा गया है, डीपीसी की फुल फॉर्म पूछी गई। तो डीपीसी का नाम क्या होता है, डैम्प प्रूफ कोर्स। डैम्प प्रूफ कोर्स से रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एस्टिमेट में भी क्वेश्चन बन जाता है, या आपके कई बार क्वेश्चन नॉर्मली जो सीटी वाला पार्ट है उससे भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना कि जो डीपीसी प्रोवाइड की जाती है डैम्प प्रूफ कोर्स कहाँ, प्लिंथ लेवल पर प्रोवाइड की जाती है। इसमें एक वाटर रिपेलेंट मटेरियल होता है जो वाटर को रिपेल करने का काम कर सकता है। तो वो क्या होता है, वो होता है बिटुमिन। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हो इज पोर्शन ऑफ ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ, यानी अक्रॉस द विड्थ जब आप उसको कट करते हो तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए अगर ये मेरी ब्रिक है, ठीक है, इस ब्रिक को इस विड्थ में से मैं कट कर रहा हूँ, है ना, इस बीच में से कट कर रहा हूँ, है ना। तो विड्थ के बीच में से जब इसको कट किया जाएगा तो इसको कट करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया। तो इसको कहा जाएगा बैट। अब बैट भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका बैट होता है हाफ बैट, ये एक होता है 3/4 बैट। अगर बीच में से कट किया है उसे बोला जाएगा क्या, हाफ बैट बोला जाता है। और अगर आपने 3/4 पोर्शन से कट किया है, यहाँ से कट किया 3/4 बैट बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, बैट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है फिर आपका What is the thickness, ब्रैकेट में लिखो इंचेस, ऑफ द वन ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक। ये ट्रेडिशनल ब्रिक से आप बना रहे हो, वन ब्रिक है तो उसकी जो थिकनेस है वो कितनी होगी वॉल की। इंचेस में पूछा है तो 9 इंच की वॉल होती है, 9 इंचेस की ये वॉल होती है, ध्यान रखना। और अगर आपसे बोलिए हाफ ब्रिक वॉल, यानी कि हाफ ब्रिक वॉल जो होती है जिसे पार्टीशन वॉल कहते हैं, उसकी थिकनेस कितनी होती है, हाफ ब्रिक वॉल जो होती है उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, 4.5 इंची उसकी थिकनेस होती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और कई बार लोगों को लगता है कि वन ब्रिक वॉल जो होती है, वन ब्रिक सीधी की सीधी एक ब्रिक काम में आती है पार्टीशन वॉल में, तो वहाँ कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। पार्टीशन वॉल में हाफ ब्रिक वॉल बोलते हैं उसे, है ना। पूरी की पूरी ब्रिक काम में तो आ रही है लेकिन उसका जो स्ट्रेचर वाला जो पार्ट है जो आपका स्ट्रेचर वाला जो पार्ट है वो आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है IS 800-2007 इज बेस्ड ऑन। IS 800-2007 जो है ये किस पर बेस्ड है, यानी ये आपसे कोड का क्वेश्चन है। क्योंकि आपको पता होगा अपने जेई लेवल के एग्जाम्स में लगभग ये मान के चलिए एक क्वेश्चन तो कोड से आता ही आता है ना। कोड से मतलब कि पर्टिकुलर ये जो चीज़ है, या हो सकता है एग्रीगेट का कोड पूछ लिया, सीमेंट का कोड पूछ लिया, किसी भी चीज़ का कोड का नाम पूछ लेते हैं ना, प्री स्ट्रेस का कोड पूछ लिया। तो यहाँ पर IS 800 के बारे में ये किसका कोड है और किस पर बेस्ड है, तो ये स्टील का कोड है और ये बेस्ड है किस पर, LSM थ्योरी पर भी ये बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑटोकैड से क्वेश्चन है, वाट की
वाट कीबोर्ड की यूज फॉर ऑर्थो ऑन ऑफ, यानी ऑर्थो ऑन ऑफ के लिए कौन सी की यूज़ में ली जाती है। इसकी ट्रिक भी मैंने बोली थी क्या कि देखो ऑर्थो में आ रहा है ओ है और एक और आ रहा है ओ, दो ओ आ रहे, दो ओ को अगर आप जोड़ दे तो 8 बन जाते हैं। यानी F8 जो है ये की है, ये यूज़ की जाती है किसके लिए, ऑर्थो ऑन ऑफ के लिए। इनको एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है टॉगल बटन। यानी कि जो टॉगल बटन होते हैं वही आपके क्या होते हैं, फंक्शन कीबोर्ड की होते हैं जो काम करते हैं आपके अलग अलग फंक्शंस के लिए। F8, F3, F5 इन सब के नाम आपको याद रखने हैं ना। ग्रेड वगैरह के लिए कौन सा है, ऑर्थो स्नैप के लिए कौन सा, तो ऑन ऑफ किससे होता है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑटोकैड में। इस तरह के काफ़ी बार एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में भी पूछे गए, लास्ट ईयर WRD में पूछे गए, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका वन ऑफ द बिलो ऑप्शन इज रॉन्ग अबाउट टाइप ऑफ ऑटोकैड ड्राइंग यूनिट विच वन इज़ इट। यानी नीचे जो ऑप्शंस हैं 4, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है यूनिट के हिसाब से गलत है, मतलब ये यूनिट होती ही नहीं है, ये पूछा गया है। देखो मतलब टोटल यूनिट जो होती है वो होती है 5। कौन कौन सी होती हैं, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और आपकी होती है साइंटिफिक। तो इनमें से क्या आपको लगता है कि डेसिमल यूनिट होती है, नहीं। तो डेसिमल यूनिट इनमें ऑप्शन के हिसाब से क्या है, डेसिमल यूनिट नहीं होती है, सॉरी डेसिमल यूनिट होती है लेकिन आपके मिलीमीटर्स कभी भी यूनिट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये सी जो है ये मिलीमीटर ये नहीं होती है, डेसिमल होती है, इंजीनियरिंग होती है और आपके आर्किटेक्चरल भी होती है। यानी 5 टाइप की टोटल यूनिट होती है। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी टाइप की यूनिट्स होती हैं ऑटोकैड में, तो टोटल 5 होती हैं, याद रखना है। नेक्स्ट आपका व्हेन द F9 की ऑफ कीबोर्ड इज प्रेस्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी इज टॉगल ऑन ऑफ। तो मैंने जैसे कहा था टॉगल बटन भी नहीं बोला जाता है, तो इनमें से कौन सा टॉगल जो फैसिलिटी वो ऑन या ऑफ हो जाएगी F9 से। तो याद रखना जब भी F9 का क्वेश्चन आएगा तो F9 के लिए आपके जो फैसिलिटी होती है स्नैपिंग की, यानी स्नैप के लिए स्नैप ऑन ऑफ हो जाएगा अगर आपने F9 की आपने यूज़ की है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन द फिलेट कमांड क्रिएट्स। जो फिलेट कमांड है ये क्या करती है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा डाउट है बच्चों का कि ये फिलेट कमांड जो होती है ये राउंड करती है या शार्प करती है ना। तो ये ध्यान रखना आपके फिलेट कमांड जो है ये शार्प एंड आपके राउंड करती है कॉर्नर्स को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब कई लोगों को लगता है कि नहीं सर इसका सिर्फ राउंड आना चाहिए, शार्प क्यों आना चाहिए। देखो ये कंफर्म है, इसका आंसर आएगा सी, है ना। जब भी किसी भी पॉइंट की बात की जाती है तो वैसे अब यहाँ पर ये 3D डायग्राम बन नहीं सकता है, फिर भी कोशिश करता हूँ। तो अगर जैसे ये इस तरह का अगर कोई एज था तो यहाँ पर क्या इसको कट करके यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो, इस तरह से राउंड कर दिया जाता है, ठीक है ना, ये राउंड हो जाएगा। अगर आप पीछे की तरफ से आप देखेंगे, पीछे की तरफ से क्या हो जाएगा कि एक एज आपको कैसे दिखेगा, शार्प दिखेगा। क्योंकि देखो अगर आपने कट किया है तो कट करने के बाद में ये बॉल की तरह थोड़ी बन गया। अगर ये पूरा का पूरा बॉल बन जाता यानी स्फीयर बन जाता तब हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरा राउंड हो चुका है। ये पूरा का पूरा राउंड थोड़ी होता है, सिर्फ आपका इधर से जो फेस दिख रहा है ये आपका राउंड हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एज की तरफ देखते हैं तो एज तो आपका कैसा रहेगा, शार्प ही रहेगा ना। एज तो शार्प रहेगा आपका और ऊपर से आपके जो फेस है फेस राउंड हो जाएगा, नहीं यानी राउंड एंड शार्प होगा। और इसका आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं, कहाँ से देखेंगे कि सर ये राउंड शार्प ही क्यों आएगा या कैसे पता चलेगा। तो ऑटोडेस्क जो कि ऑटोकैड बनाता है, ऑटोकैड जिसने डेवलप किया था उसकी वेबसाइट पर आप जाके इसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका वाट कीबोर्ड की यूज़ फॉर पोलर ऑन ऑफ। तो पोलर ऑन ऑफ के लिए कौन सी की हम काम में लेते हैं। अब यहाँ पर देखो फिर से फंक्शन की का मैंने क्वेश्चन रखा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो F10 जो है ये आपके पोलर ऑन ऑफ के लिए काम में ली जाती है। कैसे पता चलेगा, ट्रिक क्या है बताइए मैंने। पोलर कैसे लिख रहा है, PO, तो इसमें P को आप यहाँ से इसको हटा दो तो आपके 10 बन जाएगा 10, यानी F10 जो है पोलर के लिए है। और अगर 00 ऑर्थो में आता है तो उसके लिए F8 है। तो इस तरह से 2-3 मैंने याद करने के लिए बताया था, बाकी के जो ऑप्शन में नहीं होते फिर उस आप याद करने के लिए मतलब एलिमिनेट करने में थोड़ा बहुत तो कहीं हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपके 100 जो आपके 120 क्वेश्चन का जो पेपर होता है उस इसके 2 पार्ट होते हैं, 40 टेक और आपके 80 नॉन टेक। तो सॉरी 40 नॉन टेक और 80 टेक्निकल। तो 80 क्वेश्चन टेक्निकल का जो पेपर था आपका ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम का पूरा 120 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 120 क्वेश्चंस होंगे, पूरा का पूरा 2 घंटे का समय होगा जैसे पैटर्न होता है अपने पेपर का, ठीक है। तो कोशिश कर रहे हैं हम कि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड करें, साथ ही साथ में आपकी जो परेशानियाँ वो कम से कम हों, आपको परेशान ज़्यादा ना होना पड़े। लेकिन फिर भी हो जाता है, गलतियाँ हो जाती हैं थोड़ी बहुत। कैसे गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कि आपको एग्ज़ाम देने में थोड़ी परेशानी आ रही है, ठीक है ना, और वहाँ पर मतलब हम चाह के भी मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो क्यों, क्योंकि देखो वो जो टेक्नोलॉजी है पोर्टल वगैरह आपको हैंडल करने की या वो करने की, उसमें हम इतने अभी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हुए हैं ना, अभी जस्ट नया ही है पोर्टल, तो उसको हैंडल करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो उसमें भी हम कर रहे हैं कि आपको परेशानी कम से कम आए। फिर भी अगर किसी बच्चों
बच्चों को प्रॉब्लम आती है पोर्टल में किसी भी तरह की, तो वो कॉल या मैसेज कर सकता है। जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करने। लेकिन किसी भी बच्चों को अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो फालतू का टाइम वेस्ट है और हम मतलब पोर्टल सही नहीं है या हमारे टेस्ट सीरीज़ में बहुत ज़्यादा ख़राबी है, तो क्वालिटी वाइज या किसी भी तरीके से, तो देखो आपको मैं बता दूं ये चैनल ऐसा चैनल है जहां पर आप अपनी मर्ज़ी से आ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं। मतलब हमारा इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा नहीं है और कोचिंगों की तरह और इंस्टीट्यूट की तरह कि आपने पैसे दे दिए और अब आपको तो पूरा का पूरा कोर्स करना ही है या पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज लेनी है। आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। आप जब आपको लगे ना कि यार नहीं सर मज़ा नहीं आ रहा, टेस्ट सीरीज़ ख़राब है, तो आप कभी भी आप कॉल करके बोल सकते हैं कि सर अमित सर से बात कराइए, मुझे ये टेस्ट सीरीज़ से क्विट करना है, तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए आप 6 टेस्ट दे लिए 7 में से और 7वें टेस्ट देने से पहले कॉल करके बोलते सर मुझे क्विट करना है, तो उस समय भी आप क्विट कर सकते हैं। लेकिन उस समय तक का आपका जितना भी चार्ज होता है उतना कट करके फिर मैं डिडक्ट करूँगा, क्योंकि देखो एक टेस्ट बचा है और फिर आप 6 टेस्ट देने के बाद अगर आप बोलते हो अब मुझे वापस पैसे, तो पूरे पैसे उस समय तो फिर नहीं दे सकते। लेकिन हाँ स्टार्टिंग अगर आपने 2 टेस्ट दिए हैं, 5 फुल लेंथ टेस्ट बचे हुए हैं आपके, तो मैं आपका 100% रिफंड कर दूंगा और 2 टेस्ट आप फ्री समझ सकते हो आप। लेकिन अगर आपने फुल लेंथ स्टार्ट कर दिया तो फिर आपका डिडक्शन मैं करके फिर आपको मैं रिफ़ंड कर दूंगा। वैसे भी ये जो आपसे पैसे लिए जा रहे हैं वो पैसे भी इसलिए लिए जा रहे हैं कि जो मेंटेनेंस वगैरह है, वो वेबसाइट पोर्टल बना है, इसमें खर्चा हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से फ़ीस भी इंक्रीज़ करनी पड़ी, वरना फ़ीस इंक्रीज़ करने का कोई ऐसा इरादा नहीं था। 35 रुपये में टेस्टिस दे रहे थे, ऑलरेडी आपको पता है कि 35 रुपये में और कहीं पर भी टेस्टिस नहीं मिल रही है। हम इसलिए दे रहे थे क्योंकि हमारा खर्चा ही 35 रुपये का आ रहा था, 34 रुपये समथिंग कुछ पड़ रहा था हमारा टाइपिंग का और एम्प्लॉय वगैरह जो रखे हैं हमने अभी 1-2 उनके हिसाब से, तो उसकी कॉस्टिंग के हिसाब से हमने टेस्टिस रखी थी। क्योंकि हमारा अभी ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख के बच्चों से पैसे लेके और फिर कुछ ऐसा कुछ करने का, भी तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बाद में कभी हमारा बुद्धि थोड़ी सी ख़राब हो जाए या कहीं लालच आ जाता है तो बाद में चलो मान सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो अभी भगवान की दया से बुद्धि सही काम कर रही है। फ़िलहाल मन में लालच भी नहीं है और कोशिश करेंगे भगवान से कि बुद्धि हमारी सही रहे। और ठीक है जो भी है, फिर भी कोशिश रहती है कि मैं मेरी मतलब कोशिश कर सकूं मैं सब बहुत अच्छे तरीके से। तबीयत बीच में डाउन हो गई तो अब क्लास भी नहीं हो पाई, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि काफ़ी बच्चे जो डिपेंड थे चैनल के ऊपर उनको क्लास नहीं मिल पा रही थी। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए अगर किसी पर आप 100% डिपेंड हो जाते हैं तो वो आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है ना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, है ना। तो आपको किसी पर भी 100% डिपेंडेंट नहीं रहना है ना, ऑप्शनल रखना है ना। तो अगर आप मेरे ऊपर डिपेंड 100% तो डिपेंड मत रहना, मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात, अगर आपको लगता है चैनल अच्छा है तो बहुत बढ़िया, अप्रिशिएट करने वाली बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कहीं पर मैं गलती कर रहा हूँ और ये मेरे लिए मतलब अच्छा नहीं है या आपके लिए अच्छा नहीं कुछ भी, तो आप अपना है ना फीडबैक दे दिया करो, फ़ोन करके बोल दिया करो कि अमित सर से बात करनी है और कुछ फीडबैक देना है चैनल के रिगार्डिंग। तो आप फीडबैक दे दिया करो कि सर ऐसे आप जो कर रहे हो या ये जो चीज़ है या यहाँ पर ऐसा नहीं, आप इसको इम्प्रूव करो, अच्छा करो, ख़राब करो, मतलब आप बता सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सारा जो प्रक्रम है, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है किसके लिए है? ये आपके लिए है। तो आपको पूरा हक बनता है ये बोलने का कि सर यहाँ चीज़ आप हमारे लिए ठीक नहीं है, गड़बड़ है, जो भी है ना। जहाँ तक मेरी कोशिश है मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी परेशानी उनको दूर करने का प्रयास करूँगा हमेशा ही। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब आपके जो टेस्ट होगा वो होगा आपका 8 नवंबर को और वो होगा फुल लेंथ। उसके लिए प्रिपेयर रहें और हो सकता है 2 दिन बाद मैं फिर से लाइव क्लास स्टार्ट करूँ और बीच में आपकी जीके की मैराथन क्लास भी है और प्रैक्टिस बैच भी फिर से हम रेगुलर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसे भी हम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।